जैसे आपके खाने को लेकर टेस्ट अलग अलग होता है, उसी तरह निवेश को लेकर भी हर किसी की समझ और जोखिम लेने की जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। इसीलिए जो निवेश रणनीति आपके लिए काम आ गई या आपको मुनाफा कमा कर दे गई, जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी वो निवेश रणनीति काम करे। इसीलिए निवेश की जरूरत तो हर किसी को है ही, लेकिन एक जैसी रणनीति हो ये जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। फिक्स डिपॉजिट में नहीं, टारगेट मैच्योरिटी फंड में मिलेगा फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न। टारगेट मैच्योरिटी फंड की बारीकियां आज जानिए शो पे। एक साल पहले तक मुनाफा दे रहे स्मॉल कैप फंड पिछले 3 महीने में दे रहे हैं नेगेटिव रिटर्न। स्मॉल कैप फंड में गिरावट पर क्या करें? कितनी टैक्स सेवर स्कीम आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, आज हम आपको बताएंगे शो में। और साथ ही आपको बनाकर देंगे एक संतुलित पोर्टफोलियो, जहां पर निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी जैसे जुड़े सवाल हम अपने शो में शामिल करते हैं। और ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको बस 9619873567 ये जो नंबर है उस पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। चलिए, तो बढ़ती ब्याज दरों का फायदा हर कोई जो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर उठाना चाहता है और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट का। लेकिन क्या आपके पास निवेश और कमाई को लेकर उससे बेहतर कोई रिटर्न है? आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ईटी मनी के COO संतोष नवलानी जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आज हम फिक्स्ड इनकम में भी कमाई का एक ऐसा मौका, ऐसा विकल्प बताने वाले हैं जो निवेशकों को शायद थोड़ा टेक्निकल अगर लगे तो समझाना जरूरी है कि टेक्निकल होने के साथ साथ यहाँ पर कैसे आपके फायदे की बात होती है। टारगेट मैच्योरिटी फंड की बात हो रही है संतोष, साफ तौर से मुझे बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है और कैसे ये फिक्स डिपॉजिट से बेहतर एक निवेश का विकल्प है। हाय कविता, ये एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, वेयर फंड हाउसेस लॉन्च कर रहे हैं काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कविता। बट इसके लिए हिस्ट्री समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले इस टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जैसे कोई फंड्स अवेलेबल होते थे उनको हम बोलते थे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स एक्चुअली एक फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है एक चीज में, जो कि इम्पोर्टेंट है समझना। फिक्स डिपॉजिट का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है कि आप 5 साल के लिए एफडी बना रहे हैं, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए या उससे भी कम। तो जो आपकी डेट होती है मैच्योरिटी की, उस मैच्योरिटी तक आप एफडी होल्ड करते हैं कंपल्सरीली और बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो उसमें एफडी में आपको मिलती है एक गारंटीड अश्योर्ड रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक प्रोडक्ट हुआ करता था फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, जो कि हायर इंटरेस्ट रेट्स जब होते थे मार्केट में तो वो लॉन्च करते थे। उसका सेम बेनिफिट होता है फिक्स डिपॉजिट जैसा थोड़ा बहुत, जिसमें एफएमपी की एक मैच्योरिटी डेट होती है। तो आप अगर ऐसे एफएमपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी मैच्योरिटी डेट 1000 दिन बाद है या 500 दिन बाद है या फिर 1200 दिन बाद है, तो वो अपनी मैच्योरिटी दिनों में फिक्स करते थे कि जैसे आपके 2 या 3 या 4 साल कंप्लीट हो, आपका टैक्स बेनिफिट भी उसमें मिले। तो उसमें ये होता है कि जब फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर, तो उसको पता होता है कि कितना यील्ड या इंटरेस्ट रेट मिलेगा बोरो करके पैसा। तो वही चीज जब आप एफएमपी खरीदते हैं एट द टाइम ऑफ एनएफओ, उसमें क्या होता है कि आपको भी पता होता है कि आपका इतना पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर आप होल्ड करेंगे मैच्योरिटी तक। और एफएमपी लॉक इन प्रोडक्ट्स होते थे और एनएफओ के टाइम पे ही खरीद जा सकते थे। तो उसका जो डिसएडवांटेज था कि आप एनएफओ में बाय कर पाए तो बाय कर पाए, नहीं तो आप बाय नहीं कर सकते। तो आप वो हायर इंटरेस्ट रेट या गुड इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा नहीं सकते थे और आपको होल्ड भी करना पड़ता था टिल मैच्योरिटी, क्योंकि फंड लॉक इन प्रोडक्ट था। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स इसका एक अच्छा इनोवेशन है एफएमपी के ऊपर, जिसमें
हम जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। वो फीचर लाया गया एफएमपी जैसा इन टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। एंड आप इंस्टेड ऑफ एनएफओ कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये काम थोड़ा बहुत एफएमपी जैसा करता है, जिसमें आपके पता होता है कि आप कौन से टाइप के पेपर्स लेने वाले हैं इस फंड में, और इसकी एक मैच्योरिटी डेट भी होगी, जैसे एफडी की जैसी होती है, एफएमपी की होती है, तो आपको पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप होल्ड करेंगे पूरी मैच्योरिटी तक, तो आपको पैसे मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। जितना आपका यील्ड है जब फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काफी और फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा शो के दौरान। बट आप अगर एफएमपी समझेंगे तो आप टारगेट मैच्योरिटी फंड समझ पाएंगे, और ये एक बेहतर वर्जन है ऑफ एफएमपीज, इज हाउ वी कैन से इट। थोड़ा सा संतोष, यहाँ पर पेपर्स की क्वालिटी पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम डेट फंड में निवेश की बात करते हैं तो इस तरह के डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो जुड़े होते हैं अमूमन, और हमने पास में भी देखा है कि निवेशकों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है इसी एक वजह से। तो इन टर्म्स ऑफ पेपर्स, किस तरह के पेपर्स का चुनाव होता है, कैसे डिफ़ॉल्ट रिस्क कम होती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे कम होती है, छोटी अवधि में कैसे फ़ायदा होता है इसमें? सो कविता, जब भी कोई भी फंड मैनेजर एक टारगेट मैच्योरिटी अटैच कर रहा है, चाहे वो एफएमपी हो, चाहे वो नॉर्मल टारगेट मैच्योरिटी फंड हो ओपन एंडेड तरीके से, तो फंड मैनेजर को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि वो पेपर को मैच्योरिटी तक होल्ड कर पाएगा। और वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब कंपनी आपको इंटरेस्ट हर महीने प्रोवाइड करेगी, जो भी इंटरेस्ट की शेड्यूल्ड डेट रहेगी आपको पे करेगी। तो अगर ये अश्योरेंस या हाई कॉन्फिडेंस फंड मैनेजर के पास नहीं होता है, तो वो टारगेट मैच्योरिटी में इंक्लूड नहीं करेगा। तो बाय डेफिनेशन टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में मोस्टली ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट्स और मोस्टली पीएसयूज, नॉट इवन कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट सेक्टर, मोस्टली पीएसयूज होते हैं, या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के पेपर्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर स्टेट भी इशू करते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है टू रेज मनी। सो इन हाई क्वालिटी डेट पेपर्स उसमें होते हैं, जस्ट बिकॉज फंड मैनेजर अदरवाइज अश्योरेंस नहीं रहेगा तो वो एक होल्ड टिल मैच्योरिटी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ इंटरेस्ट से डिफॉल्ट हुआ तो उस पर एक्ट करने के लिए शायद बेचना पड़ेगा, और वो ही अगेंस्ट है टारगेट मैच्योरिटी फंड की कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिकॉज बाय डेफिनेशन उनको पेपर होल्ड करना है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी में ही पेपर खरीदते हैं, अदरवाइज वो इंक्लूड नहीं होते हैं आपके फंड में। क्योंकि इसका नाम टारगेट मैच्योरिटी है और एक अवधि यहाँ पर होती है जब ये आपका निवेश मैच्योर हो जाता है। अमूमन हमने देखा है कि लोग जब लॉक इन की बात आती है तो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं फिक्स डिपॉजिट को, लेकिन उसमें क्या है ना, आप अपने पैसे निकाल नहीं पड़ सकते जब तक आपकी वो अवधि पूरी हो जाती है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड में भी ऐसा ही है, एक बार आपने पैसे डाल दिए और उस अवधि के लिए पैसे लॉक इन हो गए तो आप बीच में निकाल नहीं सकते। लिक्विडिटी की क्या सुविधा है? या सो जैसे मैंने बताया कि टारगेट मैच्योरिटी फंड एक अच्छा इनोवेशन है बाय यूजिंग बेस्ट ऑफ एफएमपीज जो था मार्केट में पहले। एफएमपी बंद नहीं हुए, आई एम श्योर एफएमपी आगे भी लॉन्च होंगे जब हायर इंटरेस्ट रेट पेपर्स मार्केट में आएंगे और जब इंटरेस्ट इकोनॉमी बढ़ेंगे। तो एफएमपी में ये प्रॉब्लम था या है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एनएफओ के टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था बेचने का बीच में, कोई पैसा आपका लॉक्ड इन है। दो उसकी एक सेकेंडरी लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है एक्सचेंजेस पे, लेकिन उसमें इतनी कम लिक्विडिटी होती है कि आपको शायद सस्ते में बेचना पड़ेगा और लॉस लेना पड़ेगा अगर आपको बीच में निकलना है तो ये चीज सॉल्व हुई है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में, जिसमें कोई लॉक इन नहीं होता है। ये प्रॉपर ओपन एंडेड फंड्स हैं, जैसे कि आप कोई भी फंड खरीदते हैं, आप आज खरीदते हैं, आप चाहे तो कल भी बेच सकते हैं, वैसे ही होते हैं। आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, कोई लॉक इन नहीं है। और इसमें लिक्विडिटी होती है, जैसे कि हमने पहले कवर किया कि इसमें हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर होल्ड करना चाहता है टिल दी एंड। तो हाई क्वालिटी पेपर का एक एडवांटेज ये भी होता है कि वो इजीली ट्रेडेबल होते हैं, वो बॉन्ड्स इजीली ट्रेडेबल होते हैं एक्सचेंजेस पे। तो फंड मैनेजर, अगर आपने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाला तो फंड मैनेजर उसको प्रोसेस भी कर सकता है और आपको सेम डे की प्राइस पे आपको पैसा लौटा भी सकता है एज ए रिडेम्पशन। तो इसमें काफी अच्छी सुविधा है। आप
कभी पैसा डालिए, कभी पैसा निकालिए, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको एक फायदा पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन था वो आपको मिलेगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप बीच में निकालेंगे तो कभी कभी पेपर्स की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे हमने अभी देखा जब आरबीआई ने एक सरप्राइज रेट हाइक किया तो बहुत सारे बॉन्ड्स का प्राइस गिर गया, क्योंकि मार्केट में अभी नए बॉन्ड्स जो हायर रेट पे आएंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी और इनकी जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड घट जाएगी। तो डिमांड ना घटे इसलिए उनकी प्राइसेस गिर जाती हैं और आपको एक मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ता है। जबकि अगर आप पूरे टाइम पे होल्ड करेंगे तो लॉस नहीं होगा। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में जब वो फंड मैनेजर आपका पेपर बेचेगा टू रिकवर सम मनी टू आपको रिडेम्पशन देने के लिए, तो शायद उसको मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ सकता है अगर उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ गए तो एक्सेप्ट दिस रिस्क आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं, डिफॉल्ट की चांसेस बहुत कम है और पेपर्स काफी, आपको एक दिमाग में रखना है कि आपका मैच्योरिटी पे एज जो होता है डेट वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर आप एक 2026 के टारगेट मैच्योरिटी फंड में डाल रहे हैं, 2032 किस में डाल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी इमरजेंसी है तो आप ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे दिमाग में आप रखिए। लेकिन अगर आप अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं मैच्योरिटी डेट के साथ तो ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा फिक्स इनकम का। एक चीज़ जो मुझे पूछनी है, अगर किसी ने किसी भी टारगेट मैच्योरिटी फंड की शुरुआती डेट मिस कर दी है और अभी चल रहे किसी फंड में उनको पैसे डालने हैं, तो क्या ऐसे बीच में खरीदा जा सकता है? यस, बिल्कुल इसमें खरीदा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये ओपन एंडेड फंड्स हैं, आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। खरीदने के पहले आप कुछ चीजें दिमाग में रखिए कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल आप कोई 2026 का टारगेट मैच्योरिटी फंड खरीद रहे हैं या 2032 का, जैसे भारत बॉन्ड फंड के शायद 2-3 फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं टारगेट मैच्योरिटी के हिसाब से, तो वो डेट आपको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और आपको एक तैयारी रखनी है कि अगर आपने पैसा बीच में निकाला तो शायद आपका थोड़ा सा लॉस हो सकता है इंटरेस्ट रेट का। तो एक एग्जांपल पे समझते हैं। सपोज आप कोई एक टारगेट मैच्योरिटी फंड में पैसा डाल रहे हैं जिसका यील्ड एक्सपेक्टेड है फंड मैनेजर को अबाउट 7% फॉर एग्जांपल। तो 7% आपको एनुअलाइज्ड तब मिलेगा जब आप यहाँ से लेके मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करके रखेंगे तो। लेकिन अगर आप जब डाल रहे हैं तब आपने ये दिमाग में रखा कि आप रखेंगे पैसा और बीच में निकालना पड़ रहा है, तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे बढ़ गए 7 का, अगर फॉर एग्जांपल कोई उसके सम पेपर्स इन द सेम कैटेगरी 7.5% के हो जाते हैं, तो शायद आपका मार्क टू मार्केट लॉस होगा अगर आप बीच में निकलेंगे। तो अगर आप होल्ड करेंगे फंड मैनेजर के साथ टिल द एंड तो लॉस नहीं होगा। तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है अगर आप बीच में निकालें, तो आपको ये याद रखना है। अदरवाइज आप अगर मैच्योरिटी डेट और जो आपको इंटरेस्ट रेट कम्युनिकेट किया गया है इन द फैक्ट शीट एज यील्ड टू मैच्योरिटी इसको बोलते हैं, अगर वो आपको एक्सेप्टेबल है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स के लिहाज से किस तरह का ट्रीटमेंट होगा? तो ये डेट फंड्स हैं कविता। सो डेट फंड्स का जो टैक्सेशन रूल है, जो कि हम जानते हैं कि अगर आप कोई भी डेट फंड 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 3 साल के बाद अगर आप उसको बेचेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलता है इंडेक्सेशन का। तो ये एफडी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है टैक्सेशन के हिसाब से। एफडी में जैसे आपने अगर एफडी इन्वेस्ट करी और आपने 1 साल की करी या 2 साल की करी या 4 साल की करी, आपका जो टैक्स है वो अक्रूवल पे लगता जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आप अर्न करते हैं, भले ही आप बैंक में पैसा नहीं लें, आप मैच्योरिटी पे पूरा इंटरेस्ट लें। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट अक्रू होगा आप एक लायबिलिटी होल्ड करते हैं टू पे टैक्स ऑन इट। तो अब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में तो आप 30% टैक्स भरेंगे, भले ही आपने इंटरेस्ट बैंक में आया या ना आया। कंपेयर टू दिस टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लाइक एनी अदर डेट फंड, आपको जो एनएवी गेन मिल रहा है रोज का या पीरियोडिकली जो आपको एनएवी गेन बढ़ते जा रहा है, उसमें आपको टैक्स नहीं लगता है जब तक आप विड्रॉ नहीं करें। तो आप अगर 3 साल बाद विड्रॉ करें, कोई पेपर ऐसा है 2026 में मैच्योर हो रहा है तो 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप जब मैच्योरिटी डेट पे इनकैश करेंगे या इवन इफ उसके 1-2 दिन पहले इनकैश करेंगे जब 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी परचेज प्राइस अगर 100 रुपए है तो अगर 3 साल एग्जाम्पल तरीके समझते हैं कि इन्फ्लेशन 10% था हर तीनों साल, तो आपकी जो परचेज प्राइस है वो
ऑलमोस्ट शायद 133 रुपए अज्यूम की जाएगी, न कि 100 रुपए। तो आपका जो गेन है वो अकाउंटिंग पर्पज से कम दिखेगा। तो अकाउंटिंग पर्पज से जो कम गेन दिखेगा उस पर टैक्स लगेगा सिर्फ 20%, ना कि 30%। तो आप नोटिस करेंगे अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट में या इकोनॉमी में, तो आपका जो पोस्ट टैक्स गेन होगा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के ऊपर, वो काफी अच्छा होगा। हो सकता है कि आपको टैक्स बहुत कम लगे या जीरो लगे, कंपेयर टू एफडी। जब इरेस्पेक्टिव मार्केट में इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहे हैं, आपने इंटरेस्ट रेट लॉक लगा के रखा हुआ है और इन्फ्लेशन क्या हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी इंटरेस्ट रेट की इनकम पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, 20% जो भी आप इनकम टैक्स बिलोंग करते हैं तो होगा। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड टैक्सिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 3 साल के ऊपर करना चाहते हैं तो। अगर आप 3 साल के नीचे करेंगे तो आपका टैक्स वैसे ही लगेगा जैसे एफडी पे लगता है। बिल्कुल। और किस तरह के टारगेट मैच्योरिटी फंड में आप पैसे लगा सकते हैं, छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के लिए विकल्प हम आपको स्क्रीन पे फ्लैश करके दे ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला इतनी बारीकी से टारगेट मैच्योरिटी फंड की समझाइश यहाँ पे निवेशकों को दी है, जो कि फिक्स डिपॉजिट की तुलना में एक बेहतर कमाई का विकल्प है फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करें तो। आगे बढ़ते हैं और